Hello and good morning to all. And our next topic of this chapter is economic growth and economic development. This is the economic outcomes of democracy, and one point is also here related to the economic outcomes. हम यहाँ दो तरह के आउटकम्स की बात करेंगे, एक इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और सेकंड होगा सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द इकोनॉमिक आउटकम्स. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर डेमोक्रेसी को गुड गवर्नमेंट के से एक्सपेक्ट किया जाता है तो ये कह रहे कि इससे ये एक्सपेक्ट करना फेयर नहीं है, अच्छा नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा. भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हर स्फीयर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है. एविडेंसेस हमेशा यही बताते हैं, जो भी आज तक के जितने भी एविडेंसेस रहे हैं उनसे हमेशा यही पता चला है कि प्रैक्टिकली जो डेमोक्रेसीज हैं वो इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए. कौन से एक्सपेक्टेशंस? डेवलपमेंट के एक्सपेक्टेशंस. इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years between 1950 to 2000, dictatorship have slightly higher rate of the economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. कहते हैं अगर 50 साल का रिकॉर्ड आप चेक करते हो 1950 से 2000 का, तो इसमें देखा गया है जो डिक्टेटरशिप है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है. किससे? डेमोक्रेसी से. कितनी? माइनर सी, कोई ज़्यादा नहीं, स्लाइटली, बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा है. और लेकिन ये कहा गया है कि हाँ, इससे थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर बढ़ जाती है कि भाई जो डेमोक्रेसी है उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. बट एक यही रीज़न नहीं है जिससे हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करें. डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी अदर गुड फीचर्स भी हैं जिनके बेस्ड इसको प्रेफर किया जाता है. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर. क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वही होगा ना जहाँ पर ये सारे के सारे फैक्टर्स फेवरेबल हो गए. किसी भी देश की पॉपुलेशन साइज़, जैसे हमारे देश का तो पॉपुलेशन साइज़ सेकंड पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा है, तो जितना कमाया जाता है वो साथ साथ खर्च हो जाता है इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए. तो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन साइज़ पे भी डिपेंड करता है. दूसरा है ग्लोबल सिचुएशन, कि कैसी वैश्विक उसकी परिस्थिति कैसी है, किस लैटीट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे कैसी है वहाँ की क्लाइमेट है, उस पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट और क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है? कॉपरेशन फ्रॉम द कंट्रीज़, दूसरे देशों का कितना साथ मिला हुआ है, कितना सहयोग है. इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री, देश में कैसी आर्थिक प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है, किस तरीके से अपने काम धंधों को सेटअप किया हुआ है, ये भी डिपेंड करता है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड होता है. हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज़ नेग्लिजिबल. कहते हैं ये जो अभी अंतर मिला है, जो डिफरेंस मिला है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, कौन से बेस पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे, तो नेग्लिजिबल है, नज़रअंदाज करने का टॉपिक है. इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और डेमोक्रेसी में कम हो रहा है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस सब का निचोड़ हम ये कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. When we find such significant difference in rate of the economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. भले ही हमने ये डिफरेंस निकाल लिया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कुछ डेवलप्ड और कुछ अंडर डेवलप्ड या कुछ डिक्टेटर या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में, फिर भी हम डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं. पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं कि भाई जैसे कि इक्वेलिटी दी जाती है, डिग्निटी बढ़ाई जाती है सिटीजन्स की, तो ऐसे इस टाइप के बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं जिनके बेस्ड हम डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करेंगे.
यहाँ कार्टून स्टडी दे रखी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ पर कितना होता है, किसको कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिच पर्सन ज़्यादा पैसा ले जाते हैं, मिडल को बहुत उससे कम मिलता है और पुअर को तो मिलता ही नहीं, बिल्कुल वेरी 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 लेस वहाँ तक पहुँच पाता है। तो ये 2000 से 2006 का सर्वे बता रखा है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है। 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं इकोनॉमिक आउटकम के, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड जो है वो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और फोर्थ है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी में क्या कहा गया है, इनइक्वालिटी असमानताओं में कमी आ गई है, जो लोगों के साथ डिस्पैरिटीज़ भेदभाव होते हैं उनमें बहुत ही कम हो गया है। अब लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और उनके मतलब इक्वालिटी दी जाती है। प्रेस मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है, इनइक्वालिटी। Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, तो जितना भी पैसा, जितना धन संपत्ति आएगा, जितना वेल्थ आएगा, वो सारा सभी लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इनक्वालिटी अमंग द पीपल और डू डेमोक्रेसीज लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या डेमोक्रेसी में एक उचित तरीके से चीज़ों का और अपॉर्चुनिटीज़ अवसरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी वर्ड ही आ गया है तो इसका मतलब इक्वालिटी इज़ गिवन टू ऑल, तो ये इस पे डिपेंड होती है। सभी इंडिविजुअल को इक्वल राइट दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव बनने का या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, एज वेल एज पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। हमने यहाँ पर देखा कि पॉलिटिकल एरेना में तो बड़े ही इक्वालिटी दे दी गई है, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर लेकिन आर्थिक रूप से लोगों में असमानताएं बढ़ती जा रही है। किसी को ज़्यादा वेजेस मिल रही है, किसी को कम वेजेस मिल रही है। मेल और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, भले ही काम बराबर का लिया जाता है। ऐसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो अमीर आदमी है, जो अल्ट्रा रिच पर्सन है, वो ज़्यादा शेयर ऑफ वेल्थ उनको मिलता है, धन संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा उसको, जैसे कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, ब्लैक मनी के रूप में कहीं ना कहीं दूसरे देशों के बैंक में सेव कर देते हैं और वहाँ पर उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं। इवन करप्शन भी वो ज़्यादा करते हैं। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, कहते हैं एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी कौन है? एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी है पुअर पर्सन। वो उनको बहुत ही कम मिलता है एंड वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। देयर इनकम have been declining, sometime they find it difficult to meet their basic needs of life। यहाँ तक कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं ज़िंदगी की, वो भी वो पूरी नहीं कर पाते, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। खाना है, कपड़े हैं, घर है, एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़, वो भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो ये पुअर पर्सन की कंडीशन बता दी गई है। तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अगर आप वास्तविक रूप से देखते हो, प्रैक्टिकली देखते हो, डेमोक्रेसी में इनकम इनइक्वालिटीज़ कम करने में वो सक्सीड नहीं हो पाई है। क्लास 9th में भी ये टॉपिक आया था पॉवर्टी वाला, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया था। पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोटर्स। अब क्या थे वोटर्स, मतलब देश की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीब पाई जाती है और कोई भी लीडर नहीं चाहता कि उनके वोटर जो है वो कम हों। येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। जो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी बनती है, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देती कि भाई पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। एंड द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। अगर ये हमारे देश की बजाय दूसरे भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे बांग्लादेश, वहाँ पर भी वहाँ की पॉपुलेशन, हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन वो पॉवर्टी के अंदर रहती है। पीपल इन
Several poor countries are now dependent on the rich countries even for the food supply. यहाँ तक कि कुछ देशों के ऐसे गरीब परिवार हैं जो मतलब ऐसे गरीब देश हैं जो सिर्फ खाने के लिए भी दूसरे अमीर देशों पर डिपेंड करते हैं। तो इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी सक्सीड नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वन, सोशल आउटकम्स के बारे में हम बात करते हैं कि सोशल आउटकम्स क्या है। सोशल आउटकम्स में क्या है कि भाई जो सामाजिक रिजल्ट हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखो सोशल डाइवर्सिटी क्या है कि बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे पंथ के लोग हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। उनके बीच में एकोमोडेशन, तालमेल, सामंजस्य बिठाने में डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। तो डेमोक्रेसी ही ऐसा काम करती है। Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? It will be very fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. ये एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं है डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी में एक सद्भावनापूर्ण सामाजिक जीवन बिताया जाता है। हारमोनियस मतलब भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर जो है डेमोक्रेसी में सभी अपनी लाइफ को बिताते हैं। We have seen in the earlier chapter now how democracies accommodate various social divisions. We saw in the first chapter also Belgium negotiate with the difference among ethnic population। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि भाई बेल्जियम ने तो एकोमोडेशन कर लिया था लेकिन श्रीलंका ने नहीं किया था। बेल्जियम के अंदर तो जितने भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग थे आपस में उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके और एक अच्छी सरकार तैयार की थी। यहाँ तक कि वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जिससे वहाँ का जो सोशल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा। और अगर आप श्रीलंका की बात करते हो तो वहाँ का सोशल आउटकम्स बहुत बुरा रहा। वहाँ पर सिविल वार हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स से। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो परमानेंटली बिल्कुल श्योरली सारे झगड़ों को निपटा सके, कहीं कोई झगड़ा ही ना हो, ऐसी कोई भी सोसाइटी है ही नहीं। तो इसके लिए बताया गया है वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट एंड द डिफरेंसेस। कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ता है इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए। डेमोक्रेसी जो है इसके लिए बेस्ट सूटेड है। डेमोक्रेसी में सारा एकोमोडेशन किया जाता है, जिसको चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी लेवल से बिलोंग करता है, उसको वो राइट्स दिए जाते हैं जिससे सोसाइटी में एकोमोडेशन हो जाता है। नो डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई टू और स्प्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। Ability to handle social differences, divisions and conflict is thus definite plus point of the democratic regime. डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट क्या बताया गया है वो है कि इसमें जितने भी सोशल डिफरेंसेस, डिवीज़न या कन्फ्लिक्ट्स है उन सबको हैंडल करने की एबिलिटी पाई जाती है। अगर कहीं पे कोई एकोमोडेशन होता है या कोई हैंडलिंग की जाती है अंतर को ख़त्म करने की, तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। तो इसके यहाँ पर दो कंडीशंस बताई गई हैं। इन दो कंडीशन में डेमोक्रेसी के अच्छे सोशल आउटकम्स आते हैं। पहली बात ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है। हमें ये हमेशा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इट इज़ नॉट द रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। मेजॉरिटी भी अगर बनती है तो उसमें ज़रूरी है कि वो माइनॉरिटी के साथ में काम करे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक जनरल, एक आम धारणा बता सके, जो जनरल व्यू है वो रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कभी भी कोई परमानेंट ओपिनियन नहीं है, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को साथ में रख के काम करे, तभी सोशल डाइवर्सिटी को ख़त्म किया जा सकता है और सोशल आउटकम्स भी अच्छे से आते हैं। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डजंट बिकम rule by majority community in terms of religion or race of linguistic groups etc. ये भी ज़रूरी है कि मेजॉरिटी जो रूल करे वो सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी का नहीं हो,
मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब या तो कोई धर्म के आधार पर कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है, या रेस के आधार पर, या लैंग्वेज के आधार पर, ऐसा नहीं, बल्कि जो मेजोरिटी बने वो सभी धर्मों में से, सभी रेसेज से, सभी लैंग्वेज ग्रुप से बने। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स in case of every decision or in case of every election different persons and group में take the decisions। कोई भी इलेक्शन हो, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो हर केस के अंदर जो भी मेजॉरिटी का रूल है वो अलग अलग ग्रुप से लोगों का की मेजॉरिटी बनी होनी चाहिए। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance to of being in majority at some points of time। डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी बनी रहती है जब वो सिटीजन्स को मेजॉरिटी में आने का चांस देती है। अगर कोई भी ऐसा बेयर्ड करता है मेजॉरिटी में आने से, किसी को बाय बर्थ या बाय रेस, बाय रिलीजन किसी आदमी को आने से रोका जाता है मेजॉरिटी में, तो ये डेमोक्रेटिक रूल को सीज कर रहे, मतलब ये डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया है। और किसी भी पर्सन को अगर इक्वलिटी दी जाती है, उसको वही सारे राइट्स दिए जाते हैं, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। यहाँ ये कार्टून भी शो कर रहे हैं कि देखो एक जिप दिखा रखी है, मतलब है तो एक ही पार्ट के दो हिस्से, एक ही जैसे एक ही शरीर के दो हिस्से होते हैं, ऐसे ही ये भी किसी एक चीज़ के दो हिस्से हैं और दोनों का एक दूसरे के एनिमी बने हुए हैं। मतलब कि जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, तो रहना तो एक ही जगह है, फिर भी वो एक दूसरे के अगेंस्ट बने हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो एक ही देश, एक ही गाँव, एक ही शहर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब एक और सोशल आउटकम है, वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन मतलब कि नागरिकों को का सम्मान बढ़ाया जाता है, उनको आज़ादी दी जाती है। डेमोक्रेसी को हमेशा सुपीरियर माना जाता है। क्योंकि ये डिग्निटी और फ्रीडम देता है। हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके फेलो बीइंग से, उसके साथियों से उसको रिस्पेक्ट मिले। और ये कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के बीच में हो जाते हैं, क्योंकि रीज़न होता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो इसलिए झगड़े हो जाते हैं। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अब कहते हैं रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम का जो पैशन है वो किसका बेस है, वो है डेमोक्रेसी का। मतलब अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम भी मिलती है और डिग्निटी भी मिलती है। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड have recognized this at least in principle. This has been achieved in various degrees in various डेमोक्रेसीज। अब अलग अलग देशों में, अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इसको अलग अलग मैनर से अपनाया गया है। फॉर सोसाइटीज़ विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। अब सोसाइटीज़ के लिए क्या बन जाता है भाई, काफ़ी लंबे समय से तो यही बना हुआ है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन सेल्फ डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। मतलब एक दूसरे पर कौन निर्भर है, कौन डोमिनेशन का काम कर रहा है और कौन सबऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल द इंडिविजुअल्स आर इक्वल। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन। चलो भाई यहाँ पर बात करते हैं औरतों के सम्मान की। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को ही प्रेफरेंस दी जाती है, मेल को ही प्रेफरेंस दी जाती है, सारे डिसीजंस भी वही लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू। कहते हैं कि औरतों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मूवमेंट चलाए, आवाज़ उठाई, फिर जाके कहीं उनको उनके राइट्स दिए गए थे। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो औरतों को भी बराबर का सम्मान मिलना जरूरी है। दे डजंट मीन दैट वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वीमेन टू वेज स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। एक बार जब इसके एक सिद्धांत, तो एक प्रिंसिपल, एक लॉ बना दिया गया तो औरतों के लिए भी ईजी हो गया था आवाज़ उठाना। इन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट गिव
have a legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true for the case of कास्ट इनइक्वालिटीज़. सेम यही बात कास्ट इनइक्वालिटी पे भी डिपेंड करती है, उस पे भी लागू होती है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. डेमोक्रेसी में जो भी कोई दबे कुचले लोग हैं, जो भी शोषित लोग हैं, उनका स्टेटस उठाने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम किया गया है. एज वेल एज बट दिस लैक ऑफ मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन, perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights. Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. अब कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंट्री, भाई ठीक है, डेमोक्रेसी से हर एक्सपेक्टेशन की जाती है, लेकिन उसको जज करने का एक क्राइटेरिया होता है. तो वो कौन सा क्राइटेरिया है? व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. कि डेमोक्रेसी की एक स्पेशल बात ये है कि एग्ज़ाम कभी ओवर नहीं होते, हमेशा इसको किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना होता है. कभी कोई आवाज़ उठा रहा है, कभी कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई हड़ताल किए हुए है, कभी किसी ग्रुप का है, कभी किसी ग्रुप का नंबर आ जाता है. डेमोक्रेसी पासेज वन टेस्ट, इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट. डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है, एक चुनौती को झेलती है, फिर नई चुनौती सामने आ जाती है. पीपल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर. अब अगर लोगों को एक बार कुछ फ़ायदा मिल जाता है तो और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए हमेशा वो कोशिश में रहते हैं. दैट्स वाई when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectation. एक बार अगर डेमोक्रेसी में लोगों के लिए कोई काम किया जाता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ जाती हैं. The fact that the people are complaining itself is testimony to the success of democracy. It shows that people have developed awareness and ability to expect and to look critically at power holder and the high and the mighty. कहते हैं कि ठीक है, इससे एक और बात शो होती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई और लोगों के अंदर एबिलिटी आ गई कि वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या उनको पता चल गया कि उनको क्या राइट्स चाहिए और कितने राइट्स उनको दिए जा रहे हैं. Public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. इससे क्या है, लोगों का जो एक प्रजा से नागरिक बने हैं. जब डेमोक्रेसी आई है तो डेमोक्रेसी के आने से लोग जो है वो सब्जेक्ट से सिटीजन में बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. मोर इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक ए डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट. तो ये हर इंडिविजुअल आज भी ये विश्वास करता है कि उनकी जो वोट है, देयर वोट मेक्स ए डिफरेंस, उनकी वोट जो एक अंतर बनाती है उस गवर्नमेंट को वो चलाने में, उस गवर्नमेंट को बनाने में, एंड टू देयर ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट, और उनके नागरिकों के आत्मसम्मान और उनके सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने में भी उनकी हेल्प करती है. तो ये यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके मेन क्वेश्चंस वही थे जो हमने डिस्कस किए थे. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी? नेक्स्ट वन, हाउ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन accountable, responsive and legitimate government. What are the economic outcomes? और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोशल आउटकम्स. तो यही 4 क्वेश्चंस इसके बनते हैं, वो मेन है जिनको आपको लर्न करना है. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.